बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबारी रहमान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़ पर। नाज़रीन, बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। थेरेपी वर्क्स की जमानतों के फैसले को चैलेंज करने के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत मुकद्दम की जो लीगल टीम है और उनके वकील हैं शाखावर साहब, उन्होंने एक अपील दायर की थी थेरेपी वर्क्स की जमानतों को जो फैसला आया था उसको चैलेंज करने के लिए, और आज जो है वो ये समाअत के लिए मुकर्रर थी। मेरे नज़दीक जो है वो ये केस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल ही एक अपील दायर की जाती है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में, और अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और तमाम मुल्जिमान से जो है वो जवाब तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। ये समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अर्जेंट केसेस में पहले नंबर पर मुख्तस की गई थी, और अर्जेंट केस पर जब कोई केस जो है वो मुख्तस कर दिया जाता है तो उसका यही मतलब है कि केस जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में जो है वो दाखिल होता जा रहा है। लेकिन कुछ दीगर केसेस की वजह से इस केस का जो है इस दरख्वास्त के नंबर तीसरे चौथे केस पर जो है उसकी सुनवाई होती है। शौकत मुकद्दम के वकील जो हैं शाखावर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट की मसरूफियात की वजह से आज अदालत पेश नहीं हुए। उनकी जगह उनके जूनियर बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी साहब पेश हुए, और ये भी इंतहाई काबिल वकील हैं। तमाम तर डिटेल जो है वो आज उन्होंने अदालत के सामने रखी और सारा वाक़या तफसीलन बताया। और वो वाक़या क्या था जो हम अपने पिछले व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं, अब तक हम बार बार वो रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको भी याद रहे। और वो क्या बताते हैं कि किस तरह से जो है वो शाखावर साहब को शौकत मुकद्दम साहब की कॉल आती है कि बेटी की जो है वो सरकटी लाश मिली है, और फिर ये केस जो है वो चलता है। खैर, जब ये दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के पास लगाई गई तो इस दरख्वास्त जमानत में जो है वो फैक्ट्स को छुपाया गया। ये कहना था बैरिस्टर कासिम नवाज साहब का। उन्होंने रोस्टरम पर आकर सारा वाक़या पहले तफसीलन बताया और फिर कहा कि ये दरख्वास्त जमानत जो है वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के पास लगाई गई थी, और जब ये दरख्वास्त लगाई जाती है तो उसमें कुछ फैक्ट्स को छुपाया जाता है। वो फैक्ट्स क्या हैं? वो 7 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसको इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया। अदालत ने पूछा वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने पूछा जबकि वो कौन से जो है वो अहम पॉइंट थे, कौन सी जो है वो फैक्ट्स है जिसको छुपाया गया। तो वकील साहब बताते हैं बैरिस्टर कासिम नवाज साहब के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के फैसले को अपनी दरख्वास्त का हिस्सा नहीं बनाया, जो कि बताना ज़रूरी था। क्योंकि जब भी आप ज़मानत के लिए अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो अगर उस केस में दीगर मुल्ज़मान अगर शामिल हैं, उनमें से किसी की बेल जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो कानूनी तौर पर अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको उसमें उस फैसले को जो है वो उसका हिस्सा बनाना ज़रूरी हो जाता है। इन्होंने इस केस में क्या किया है कि उस फैसले को अपनी दरख्वास्त का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरा पॉइंट वो ये था कि पहले जिस जज के पास दरख्वास्त लगी थी ये भी उसी जज के पास लगनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। तो ये भी असूलन जो है वो उन्होंने वॉयलेशन ऑफ लॉ की है और एक कानून तोड़ा है कि पहले एक जज ने जो है वो दरख्वास्त जमानत मंसूख की है और उन्होंने जो है वो ये दरख्वास्त उस जज के पास नहीं जाने दी। खैर, हमने अदालत की तवज्जो इस तरफ करवाई, लेकिन अदालत ने ये अहम नुक्ता जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, फैसला सुनाया और ज़मानत दे दी। तमाम जो मुल्ज़िमान हैं उनको रिहा कर दिया गया। समाअत ख़त्म होती है, मुल्ज़िमान से जवाब तलब कर लिया जाता है और पुलिस से भी जवाब जो है वो तलब कर लिया जाता है। रिपोर्ट मांग ली अदालत ने। ज़मानत के केसेस में नाज़रीन मुल्ज़िमान का पेश होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ वकील साहब पेश नहीं होते, उसकी रीज़न ये है कि मुल्ज़िमान की मौजूदगी में जो है वो समाअत होती है और तमाम मुल्ज़िमान के बयानात सुने जाते हैं, फिर फैसला सुनाया जाता है। पुलिस भी मौजूद होती है क्योंकि
बेल अगर रिजेक्ट हो तो पुलिस जो है वो तमाम मुल्ज़मान को वापस जेल मुंतकिल करती है। बेल अगर एक्सेप्ट होती है तो भी पुलिस का जो है वो ये काम बनता है कि तमाम जो थाने की कार्रवाइयाँ हैं उसके बाद उसको मुकम्मल करने के बाद मुल्ज़मान को रिहा किया जाए। और अगर बेल रिजेक्ट हो उस सूरत में भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्ज़मान के साथ होना पुलिस का इंतहाई ज़रूरी होता है। जज आमिर फारूक साहब ने जो है वो आज इस्तफसार किया कि क्या इससे पहले जमानत खारिज करने का फैसला किसी दूसरे जज ने सुना। बैरिस्टर कासिम नवाज ने कहा, जी बिल्कुल, हम इसी बात को जो है वो बुनियाद बनाकर आज बात कर रहे हैं कि पहले इस जमानत को, इस केस से जुड़ी जो एक जमानत खारिज हुई जो कि दरख्वास्त थी जाहिर जाफ़र, दरिंदे जाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं जाकिर जाफ़र और इस्मत आलम साहिबा, उनकी दरख्वास्त जमानत जो खारिज होती है वो समाअत किसी दूसरे जज ने की थी, उसका फैसला किसी दूसरे जज ने सुनाया था। जज आमिर फारूक ने जब ये इस्तफसार किया तो बैरिस्टर कासिम नवाज ने कहा, जी बिल्कुल। और इस पॉइंट पर जो है वो बैरिस्टर कासिम नवाज साहब मुल्ज़मान को नोटिस दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। और उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज ही जो है वो समाअत होती है और बिना जो है वो वक्त ज़ाया किए बगैर 10 से 15 मिनट में जो है वो ये समाअत हुई। अदालत ने जो है वो तमाम मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए, उनसे जवाब तलब कर लिया, पुलिस से भी जवाब तलब कर लिया है। और इस केस से जुड़े जो दो अहम सवाल हैं जिसका मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में जिक्र किया था कि जो डॉक्टर वामिद साहब जिन्होंने मीडिया पर आकर गुफ्तगू की और बताया सारा वाक़या तफसीलन, उन्होंने एक फैक्ट जो छुपाया है वो ये है कि जिस अमजद को वो रोड एक्सीडेंट उसको साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है, उस पर हमला जाहिर जाफ़र ने किया था। तो पहले उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, अब वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि जाहिर जाफ़र ने जो है वो उस पर छुरियों के 2 वार किए और उसकी गर्दन में छुरी लगी और पेट में छुरी लगी जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया, ज़मीन पर गिर गया और फिर दिलीप कुमार के साथ हमने उसको अस्पताल भेज दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने जो है वो ये बात क्यों छुपाई तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि इसका जवाब तो आपको अमजद साहब दे सकते हैं या दिलीप कुमार साहब दे सकते हैं जो उनके साथ गए थे। खुद वो उसमें से बरी हो जाते हैं कि मुझे नहीं मालूम अब तक का सारा। और ये भी कहा कि हमने जो बयान पहले दिन अदालत को और पुलिस को दिया था वही हम आज भी दे रहे हैं और आखिरी दिन तक हम उसी बयान पर कायम रहेंगे। तो फिर उन्होंने जो चीज़ अदालत को बताई कि अमजद को रोड एक्सीडेंट साबित करना था, उन्होंने कि वो तो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है। तो फिर आज ये बात वो क्यों कर रहे हैं कि जाहिर जाफ़र ने अमजद पर हमला किया था, उसको ज़ख्मी किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि इनको अपने मोबाइल फ़ोन्स गार्ड रूम में रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि मेडिकल टीम में जो है वो लॉयर का क्या काम है। अगर कोई कानून ये साबित करता है कि मेडिकल टीम में इस किस्म की मेडिकल टीम में लॉयर का होना ज़रूरी है तो उसका जवाब भी जो है वो अदालत को मिल जाएगा। खैर, अब तक जो इस केस से जुड़ी तमाम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं और आगे भी जो इस केस में जो है वो लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।